चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में बिटकॉइन ट्रेडिंग हवाला के आधुनिक तरीके के समान है। तो ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आभासी मुद्रा को विनियमित करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था के अभाव को भी उजागर किया है। क्रिप्टो करेंसी और हवाला के विषय में जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा का एक प्रकार है। इसके लिए विशिष्ट सॉफ्टवेयर कोड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन, एथेरियम आदि। ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। यह विकेंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट पर वितरित रहता है और पक्षों के बीच लेन देन का स्थायी रिकॉर्ड रखता है। मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, यह सरकार केंद्रीय बैंक के विनियमन से परे संचालित होने वाली एक नॉन फिएट मनी है और इसका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता। हवाला की बात करें तो इसमें अनौपचारिक तरीकों का उपयोग करके सेवा प्रदाताओं की मदद से धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जाता है। इसमें लेन देन की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुख्य विशेषताएं तो यह संबंधित पक्षों के बीच विश्वास पर आधारित है। इसके तहत नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जाता क्योंकि हवालादार आपस में ही अपनी उधारी को चुकता कर लेते हैं। हवाला और क्रिप्टो करेंसी के बीच गठजोड़ तो ब्लॉकचेन में नोड्स को हवालादार के रूप में देखा जा सकता है जो आपसी विश्वास सहमति के माध्यम से नेटवर्क को बनाए रखते हैं। हवाला और क्रिप्टो करेंसी के बीच बढ़ते गठजोड़ के लिए जिम्मेदार कारक तो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर दोनों ही अविनियमित हैं और आधिकारिक रूप से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। इसमें ये दोनों गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सस्ता तो इन दोनों के मामले में कोई प्रोहिबिटिव कमीशन और मुद्रा विनिमय शुल्क नहीं लगता। पारदर्शी का अभाव तो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन सार्वजनिक खाता बही में गुमनाम रूप से दर्ज किया जाता है, जबकि हवाला में यह बिना किसी कागजी कार्यवाही के नकद में किया जाता है। विशिष्ट पासकोड और एन्क्रिप्शन की तो क्रिप्टो करेंसी में एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, जबकि हवाला कारोबारी आपस में साझा किए गए पासकोड का उपयोग करते हैं। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी हवाला गठजोड़ तो एक लेन देन होता है, फिर लेन देन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ब्लॉक बनाया जाता है, फिर उसके बाद इस ब्लॉक को नेटवर्क के प्रत्येक नोड को भेजा जाता है, फिर नोड्स लेन देन को प्रमाणित करते हैं, फिर ब्लॉकचेन को मौजूद ब्लॉकचेन में जोड़ा जाता है जिससे लेन देन को गुमनाम तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर अंत में लेन देन पूरा हो जाता है, यानी हवाला में प्राप्त करता। ठीक है, फिर अगली न्यूज है हमारी, केंद्र ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025 को अधिसूचित किया। तो यह योजना मोटर वाहन अधिनियम 1988 के आधार पर सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। योजना के प्रमुख प्रावधान जानते हैं। तो यह योजना ऐसी सड़क दुर्घटना के पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए है जो मोटर वाहन के उपयोग से संबंधित सड़क पर हुई हो। कवरेज तो पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए नामित अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार हेतु पात्र हैं। नोडल एजेंसी है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद। नामित अस्पताल राज्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों सहित उन सभी सक्षम अस्पतालों को इस योजना में शामिल करना होगा जो ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल प्रदान करते हैं। अस्पतालों को भुगतान तो अस्पताल दावे कर सकते हैं जिनका सत्यापन राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा तथा 10 दिनों के भीतर मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया जाएगा। योजना की निगरानी हेतु तंत्र तो यह कार्य केंद्रीय सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा। भारत में सड़क सुरक्षा उपायों को लागू करने का महत्व देखते हैं तो सड़क दुर्घटना की स्थिति 2022 में कुल लगभग 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई थी जिनके परिणाम स्वरूप लगभग 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करना तो संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को आधा करना है। देखते हैं सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत द्वारा किए गए अन्य उपायों के विषय में। तो सख्त प्रवर्तन तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के यातायात के उल्लंघन के लिए सख्त दंड लागू किए गए हैं और नियमों को लागू करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग भी किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा ऑडिट तो सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के स्तर पर ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट परियोजना तो यह सड़क दुर्घटनाओं संबंधी आंकड़ों का एक केंद्रीय भंडार स्थापित करती है। नेक्स्ट, नेक व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना तो ये ऐसे लोग होते हैं जो तत्काल सहायता प्रदान करके और गोल्डन ओवर यानी गंभीर चोट के बाद पहले 60 मिनट के भीतर पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाते हैं।
फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की। तो ये रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से जारी की गई है। रिपोर्ट का यह शीर्षक रेखांकित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव विकास के अगले चरण को दिशा देने में कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं तो भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग मानव विकास रिपोर्ट 2025 में विश्व के 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की रैंकिंग में 3 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। भारत का HDI स्कोर 0.685 है। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों में औसत उपलब्धि को मापता है। ये आयाम है दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान यानी नॉलेज और सम्मानजनक जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई। HDI की गणना की शुरुआत के बाद से भारत में यह सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। शिक्षा तो भारत में स्कूली शिक्षा में व्यतीत की गई औसत अवधि अब 13 वर्ष है। 1990 में यह अवधि 8.2 वर्ष थी। प्रगति के बावजूद चुनौतियां तो राष्ट्रीय आय, विश्व में भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय रैंकिंग HDI रैंकिंग से 7 स्थान नीचे है। असमानता की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताएं अभी भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 102वीं है। भारत की निम्न रैंकिंग प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य अच्छी नहीं होने, राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व और कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी का संकेत देती है। मानव विकास की वैश्विक स्थिति तो वैश्विक स्तर पर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद से सबसे धीमी रही है। निम्न और अत्यंत उच्च HDI रैंकिंग वाले देशों के बीच असमानता लगातार चौथे वर्ष बढ़ी है। देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2025 में AI से जुड़े मुख्य बिंदु। तो भारत का AI परिदृश्य, तो AI कौशल का विस्तार तो भारत में खुद से रिपोर्ट किए गए AI कौशल का विस्तार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वैश्विक AI सूचकांक, तो वैश्विक AI सूचकांक में 36 देशों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें भारत चौथे स्थान पर है। इस तरह भारत इस सूचकांक में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र निम्न मध्यम आय वाला देश है। प्रतिभा पलायन को रोकना, तो भारत के 20% AI शोधकर्ता अब देश में ही कार्यरत है। 2019 में यह अनुपात लगभग 0 था। AI के वैश्विक प्रभाव की अपेक्षा है तो AI की वजह से रोजगार की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि यानी ऑगमेंटेशन होगी, साथ ही ऑटोमेशन में भी वृद्धि होगी। सर्वे में शामिल 61% लोगों ने कहा कि AI में से रोजगार की क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी, जबकि 51% लोगों ने ऑटोमेशन में वृद्धि की बात स्वीकार की है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने सफलतापूर्वक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA संपन्न किया। तो यह एक व्यापक समझौता है जो लगभग 3 वर्षों की लंबी वार्ता प्रक्रिया के बाद संपन्न हुआ। देखते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। तो टैरिफ का उन्मूलन, तो भारत को लगभग 99% टैरिफ लाइन्स का पर टैरिफ उन्मूलन से लाभ होगा। यह लगभग 100% व्यापार मूल्य को कवर करेगा। वर्तमान में दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। पेशेवरों के आवागमन को आसान बनाना, तो इसमें निवेशक राइट टू वर्क के साथ किसी एक देश के दूसरे देश में ट्रांसफर होने वाला कंपनी का कर्मचारी और उसके जीवन साथी एवं आश्रित बच्चे, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स आदि शामिल हैं। दोहरा अंशदान अभिसम्यत, यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को 3 वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम में सामाजिक सुरक्षा अंशदान के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। प्रतिभाशाली और कुशल युवाओं के लिए अवसर, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम की डिजिटल रूप से वितरित सेवाएं और उन्नत डिजिटल अवसंरचना से लाभ मिलेगा। निर्यात के अवसर, तो वस्त्र, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्थोपोड्स, जैविक रसायन जैसे क्षेत्रकों के लिए निर्यात के अवसर बढ़ने से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। सेवाओं का लाभ, तो जैसे IT, ITES, वित्तीय सेवाएं आदि नए अवसर और रोजगार प्रदान करेंगे। अन्य गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करना, बेहतर विनियाम के पद्धतियों को बढ़ावा देना आदि। तो अब जानते हैं मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के विषय में। तो यह एक ऐसा समझौता है जो देशों या क्षेत्रीय समूहों के बीच व्यापार बाधाओं को कम या समाप्त करता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। वर्तमान में भारत के जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर, ASEAN, मलेशिया आदि देशों के साथ FTAs है। दायरा, तो यह आमतौर पर वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार को कवर करता है, लेकिन इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्धा नीति जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसरो गगनयान मिशन को 2027 के पहले तिमाही में लॉन्च करेगा। तो टेस्ट व्हीकल
एबोट मिशन 1 और पहले मानव रहित टेस्ट व्हीकल एबोट मिशन की सफल समाप्ति ने आगामी परीक्षण कार्यक्रम के लिए मजबूत आधार तैयार किया। दूसरा टेस्ट व्हीकल मिशन इसके बाद होगा और फिर मानव रहित ऑर्बिटल उड़ानें होंगी। पहले मानव रहित मिशन पर महिला रोबोट व्योममित्र यानी गॉयनॉइड को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है इसका, गगनयान परियोजनाओं का उद्देश्य मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की अवधि 3 दिन है और उन्हें सुरक्षित रूप से समुद्र में वापस उतारा जाएगा। इस मिशन के घटक देखते हैं तो प्रक्षेपण यान मार्क 3, तो पहले इसे भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान मार्क 3 या GSLV Mk3 कहा जाता था। ये 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। ये 3 चरण है। पहला चरण 2 ठोस ईंधन बूस्टर कोर रॉकेट से जुड़े होते हैं। दूसरा है इसमें 2 विकास 2 तरल ईंधन इंजन होते हैं। तीसरा इसमें CE-20 क्रायोजेनिक इंजन होता है जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर के रूप में क्रमशः तरल हाइड्रोजन एवं तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है। ऑर्बिटल मॉड्यूल तो इसका वजन 8.2 टन है और इसे LVM-3 रॉकेट द्वारा निम्न भूकक्षा में लॉन्च किया जाता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्रू मॉड्यूल। तो इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री 1 सप्ताह तक रह सकते हैं। यह पैराशूट सिस्टम से लैस है जो पृथ्वी पर वापसी के समय सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग में मदद करता है। इसमें पर्यावरण नियंत्रण और जीवन रक्षक प्रणाली होती है। तापमान, हवा की गुणवत्ता, अपशिष्ट और आग पर नियंत्रण रखती है। इसमें एक क्रू एस्केप सिस्टम होता है जो रॉकेट लॉन्च के दौरान किसी खराबी की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करता है। सर्विस मॉड्यूल तो यह ऑर्बिटल मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के लिए प्रणोदन प्रदान करता है जब वह रॉकेट से अलग हो जाता है। यह मॉडल को पृथ्वी की ओर वापस लाने के लिए गति प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं सर्विस मॉड्यूल। तो ये इसका निचला भाग है और क्रू मॉड्यूल ये इसका ऊपरी भाग है। ठीक है, तो शीर्ष आवरण है, ये पीछे की ओर फैला हुआ हिस्सा है ये, और ये तापरोधी परत है इसकी। ये व्यू पोर्ट है, ये अम्बिलिकल रिटेंशन एंड सेवरेंस सिस्टम है इसका, और ये रेडिएटर है और ये प्रणोदन कक्ष है। ठीक है, बात की हमने ऑर्बिटल मॉड्यूल की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की जो है हमारी अन्य सुर्खियां, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है अल्कट्रॉज द्वीप। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुख्यात अल्कट्रॉज जेल का पुनर्निर्माण करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश दिया है। इस जेल को फिर से खतरनाक और हिंसक अपराधियों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह जेल अल्कट्रॉज द्वीप पर स्थित है। इसके विषय में देखते हैं। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विशेषताएं हैं, यह एक लघु निर्जन द्वीप है जिसे आमतौर पर दी रॉक कहा जाता है। पहले इसे एक किले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, बाद में इसे मिलिट्री जेल और फिर उच्च सुरक्षा वाली संघीय जेल के रूप में उपयोग किया गया। यह द्वीप कॉर्मोरेंटस, वेस्टर्न गुल जैसे समुद्री पक्षियों तथा कई अन्य जीव जंतुओं जैसे कि डियर, माउस, स्लेंडर, सैलामेंडर जैसी प्रजातियों का प्राकृतिक पर्यावास भी है। वर्तमान में यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और इसे राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक। तो शोधकर्ताओं ने एक किफायती धातु रहित व छिद्रित कार्बनिक उत्प्रेरक विकसित किया है जो प्रभावी तरीके से हाइड्रोजन उत्पादन में सहायक है। यह उत्प्रेरक यांत्रिक ऊर्जा का पीजो कैटालिसिस के माध्यम से उपयोग करता है। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ जल के अणुओं को अलग अलग करने के लिए चार्ज कैरियर्स उत्पन्न करते हैं। देखते हैं इसके विषय में। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह क्षमता है जिसके द्वारा कुछ विशेष पदार्थ यांत्रिक दबाव के खिलाफ प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक शब्दावली यूनानी शब्द पीजो से ली गई है जिसका अर्थ है धक्का देना या दबाव डालना। प्रत्यावर्ती प्रकृति तो यह प्रभाव 2 तरफा होता है। जो पदार्थ यांत्रिक दबाव पर विद्युत उत्पन्न करते हैं विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने पर यांत्रिक तनाव भी उत्पन्न करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ तो बर्लिनाइट, गन्ने से उत्पादित चीनी, क्वार्ट्ज, रोशेल लवण, टोपाज और हड्डी। फिर नेक्स्ट मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। तो भारतीय नौसेना तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया। इसके विषय में देखते हैं। एक अत्याधुनिक अंडर वाटर नौसैनिक माइन है। इसे शत्रुओं के आधुनिक स्टील पोतों और पनडुब्बियों की पहचान करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया। DRDO के तहत नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लेबोरेटरी ने डिजाइन और विकसित किया है। मुख्य विशेषताएं हैं, कई प्रकार के सेंसर्स का उपयोग करके दुश्मन के समुद्री जहाजों से निकलने वाले ध्वनिक, चुंबकीय और दबाव संकेतों का पता लगाती है।
इसमें प्रोसेसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं जो डेटा को प्रोसेस करके उचित कार्यवाही करते हैं। इसे जहाजों और पनडुब्बियों से तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो कोझिकोड शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज की सदस्यता से सम्मानित किया गया। स्थापना 2010 में। सदस्य हैं 51 देशों के 1300 सदस्य शहर और समुदाय। लक्ष्य है विश्व भर के शहरों, समुदाय और संगठनों को जोड़ना ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने योग्य समाज विकसित किया जा सके। मुख्य उद्देश्य है प्रेरणा देना या दर्शाकर कि क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। दुनिया भर के शहरों और समुदाय को जोड़कर जानकारी, अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान करना और नवाचार पर आधारित प्रमाणित समाधान खोजने में समुदायों की मदद करना। फिर नेक्स्ट है वैसाख दिवस। तो वियतनाम में संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देखते हैं इसके विषय में। तो वैसाख को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह मई महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दुनिया भर के करोड़ों बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिवस माना जाता है। वैसाख दिवस गौतम बुद्ध से जुड़ी 3 प्रमुख घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है जो सभी एक ही दिन घटित हुई थी। ये 3 घटनाएं निम्नलिखित है जो है भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण तथा महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बौद्ध धर्म को सम्मानित करने के लिए वैसाख दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट है साओल। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने साओल को जीनोम का मानचित्रण किया। साओल को एशियाई यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। इसके विषय में देखते हैं प्रवास और वितरण। तो साओल मुख्य रूप से वियतनाम और लाओस की सीमा पर स्थित अनामाइट पहाड़ियों के कोहरे से ढके सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। विशेषता है नर और मादा दोनों में लगभग 20 इंच लंबे 2 समानांतर नुकीले सींग होते हैं। यह जीव मवेशियों का निकट संबंधी और हिरन जैसा दिखाई देता है। चेहरे पर सफेद निशान और नाक के पास बड़ी ग्रंथियां होती हैं जिनका उपयोग संभवतः अपना क्षेत्र चिन्हित करने या साथ ही आकर्षित करने के लिए किया जाता है। संरक्षण स्थिति IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI। तो NAI ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के 10 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया। उत्पत्ति की बात करें तो 1891 में कोलकाता यानी तब कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। वर्तमान स्थान है नई दिल्ली, एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में तथा 3 अभिलेख केंद्र हैं भुवनेश्वर, जयपुर और पुडुचेरी। उद्देश्य है सार्वजनिक रिकॉर्ड्स, निजी कागजात, प्राच्य रिकॉर्ड्स, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड्स और माइक्रोफिल्म आदि सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण करना। अध्यक्षता महानिदेशक जो लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट त्रिशूर पूरम उत्सव। तो केरल के वंडुकुनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव की शुरुआत हुई। वंडकुकुनाथन एक शिव मंदिर है। इसे 2015 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। त्रिशूर पूरम उत्सव के विषय में देखते हैं। फसल कटाई के उपरांत मनाया जाने वाला त्योहार है। ये त्योहार त्रिशूर में मलयाली महीने यानी मेडम अप्रैल मई में आयोजित किया गया था। इसे सभी पूर्वों की जननी मानी जाती है। ये देवी देवताओं का एक भव्य समागम है जिसमें वे सजे सवरे हाथियों के साथ वडकुनाथन मंदिरों के प्रांगण में आते हैं। शोभा यात्रा के साथ चेंदा मेला मोर, पंचवाद्यम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की शानदार संगीत प्रस्तुति होती है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की जो है मालदीव, राजधानी माले। ठीक है, तो INS शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफिला फुनशी पहुंचा। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है। 26 कोरल एटोल से बना है। इसका उत्तरोत्तम एटोल भारतीय मुख्य भूमि से दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में होता है। 8 डिग्री चैनल तो ये भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। भौगोलिक विशेषताएं हैं मालदीव पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। यहाँ कोई नदी या पहाड़ नहीं है। प्रवाल भित्तियां तो मालदीव में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। वैश्विक भित्ति क्षेत्र का लगभग 3.14% हिस्सा बनाती है। यहाँ के द्वीपों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1.7 मीटर से अधिक नहीं है। ये बात की हमने मालदीव की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।